नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजमेर क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में से ज़रा शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। और आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपके 2 पॉइंट्स हैं। पहला जो पॉइंट है वो है आपके वर्ष 2020 के भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन के बारे में। तो इसके बारे में बात करेंगे और इस मिशन के द्वारा भारत के एक उपग्रह और 3 देशों के 9 उपग्रहों को जो प्रक्षेपित किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो है आपके राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त और 3 सूचना आयुक्तों की जो नियुक्ति की गई है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए। इसरो ने 7 नवंबर को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C49 के जरिए नवीनतम भू पर्यवेक्षण उपग्रह EOS-01 के अतिरिक्त कितने अन्य उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा है? तो राइट आंसर है 9। विद्यार्थियों, आपको इसमें भारत की इस उपग्रह का नाम याद रखना है EOS-01 और इस प्रक्षेपण यान का नाम भी आपको याद रखना है, जिसके द्वारा इस उपग्रह को और विश्व के जो 3 देशों के 9 उपग्रहों को जो लॉन्च किया गया है, तो इस यान का नाम आपको याद रखना है PSLV C49। वैसे आपको याद होना चाहिए PSLV की जो फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो PSLV C49 के जरिए इन उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया है। विद्यार्थियों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी और मैं दे देता हूँ। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि यह अंतरिक्ष मिशन 2020 का पहला अंतरिक्ष मिशन है और जिसको कि इसरो के वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया है इस मिशन को। ये तो खैर आपको याद रखना है ही। और विद्यार्थियों, इस भारत के उपग्रह की अगर बात करें, यानी कि EOS-01, इस उपग्रह को भारत की अंतरिक्ष में आंख कहा जाता है। अंतरिक्ष में भारत की आंख कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। एक और बात यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C49 इसने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से उड़ान भरी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर है, तो यानी कि किस स्टेट में आता है, तो आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश में आता है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश राज्य में आता है और इस श्रीहरिकोटा के प्रक्षेपण केंद्र का नाम भारत के वैज्ञानिक सतीश धवन के नाम पर है। जैसा कि भी मैंने आपको बोला है कि श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से इस यान ने उड़ान भरी है। तो आपको ध्यान रखना है इस प्रक्षेपण केंद्र का नाम भारत के वैज्ञानिक सतीश धवन के नाम पर है। और तो यहाँ से इस PSLV C49 ने उड़ान भरी है। एक और बात आपको मैं बताऊं इसमें कि भारत का ये जो उपग्रह है EOS-01, तो ये जो उपग्रह है, इस उपग्रह से कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन में मदद मिलेगी। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन में इस उपग्रह से मदद मिलेगी। तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इस उपग्रह की उपयोगिता, तो ध्यान रखना है आपको ये विशेष रूप से कृषि और वानिकी और आपदा प्रबंधन के लिए है, इसका उपयोग होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि भारत की इस उपग्रह EOS-01 इसके अतिरिक्त 9 उपग्रह अंतरिक्ष में जो भेजे गए हैं, उनमें से 1 लिथुआनिया का है और 4 लग्जमबर्ग के हैं और 4 संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कुल भारत के इस उपग्रह के अतिरिक्त 9 उपग्रहों को जो प्रक्षेपित किया गया है, तो जिन देशों के हैं उनके नाम आपको याद रखना है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, 1 उपग्रह है लिथुआनिया का, 1 और 4 हैं लग्जमबर्ग के और 4 हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के। तो कुल जो 9 उपग्रह हैं ये जो दूसरे देशों के हैं और भारत का एक ही है EOS-01। तो टोटल अगर उपग्रहों की बात करें जो प्रक्षेपित किए गए हैं तो 10, परंतु इस भारत की इस उपग्रह के अतिरिक्त अन्य देशों के उपग्रहों की बात करें तो अन्य देशों की उपग्रह हैं 9 और इनके आपको नाम भी याद रखना है। जैसा कि आप जानते हो लिथुआनिया, लग्जमबर्ग ये दोनों देश यूरोपियन देश हैं और
संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि जानते हो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है। तो यहाँ पर ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और विद्यार्थियों, वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम भी आपको याद रखना है, उनका नाम है के सीवन। वर्तमान में इसरो की जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है के सीवन। विद्यार्थियों, एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि ये जो अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान यानी कि जो है PSLV C49, तो ये PSLV C49 की जो है ये 51वीं उड़ान है। आपको ध्यान रखना है इस यान प्रक्षेपण यान की ये नंबर कौन से नंबर की उड़ान है, तो 51वें नंबर की उड़ान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक बात और आपको मैं बताऊं इसमें, वो ये कि इन तीन देशों के जो 9 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है, तो ये प्रक्षेपण इसरो की व्यावसायिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ हुए समझौते के तहत किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें कि इसरो की व्यावसायिक शाखा का नाम क्या है, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये इसरो की व्यावसायिक शाखा का नाम है। तो इस जो है व्यावसायिक शाखा के साथ इन देशों का जो समझौता हो उसके तहत इन जो है उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया है। तो इससे ये भी आपको मालूम पड़ गया है कि इसरो के द्वारा अब जो है एक तरह से ये व्यवसाय के तौर पर भी इनका उपयोग किया जाता है यानों का। तो इस इसरो की व्यावसायिक शाखा का नाम आपको ध्यान रखना है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो विद्यार्थियों, आप अगला क्वेश्चन देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन को बहुमत प्राप्त हुआ है, वे अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बनेंगे? तो राइट आंसर है 46 नंबर के, यानी कि 46वें नंबर के राष्ट्रपति बनेंगे जो बाइडेन। विद्यार्थी, जैसा कि आपने जो है अखबारों में पढ़ा है और टीवी पर देखा होगा कि चुनाव के बारे में, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बारे में, तो रिपब्लिकन पार्टी के जो उम्मीदवार रहे वो डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार रहे जो बाइडेन। तो इनको जो है चुनाव में बहुमत मिला है। और विद्यार्थियों, यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि जब भी जो किसी को जो है राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया जाता है पार्टी के द्वारा, तो उस उम्मीदवार के द्वारा अपनी जो है लिए उपराष्ट्रपति का नाम भी तय किया जाता है। जिस किसी को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया जाता है, तो उसे जो है ये बताना होता है कि वो राष्ट्रपति पद का अगर चुनाव जीतता है तो वो किसे उपराष्ट्रपति बनाएगा, ये भी जो है बताना होता है। तो जो बाइडेन ने जो है कमला हैरिस को जो उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है बताया था। तो अब क्योंकि जो बाइडेन जो है चुनाव जीत गए हैं, तो कमला हैरिस वो जो है उपराष्ट्रपति बनेंगी। जो बाइडेन राष्ट्रपति बनेंगे और कमला हैरिस वो जो है उपराष्ट्रपति बनेंगी। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि ये भारतीय मूल की, यानी कि कमला हैरिस भारतीय मूल की है। तो भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की पहली अश्वेत और पहली महिला उपराष्ट्रपति बनेगी, यानी कि दोनों मामलों में पहली है, पहली महिला जो उपराष्ट्रपति बनेगी और पहली अश्वेत जो है महिला जो वो राष्ट्रपति बनेगी इस रूप में। तो दोनों बातों को आपको ध्यान रखनी है। हालांकि आपको मालूम होना चाहिए जो है पहले 2 बार जो है महिलाएं उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनी थी, परंतु उपराष्ट्रपति नहीं बन पाई थी। और यहाँ पर अब ये पहली महिला है जो उपराष्ट्रपति बनेगी और पहली अश्वेत भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। विद्यार्थियों, एक और बात, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप 28 साल बाद ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि अगले कार्यकाल के लिए चुनाव नहीं जीत पाए हैं। और क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए 1992 में सीनियर जॉर्ज बुश वो जो है अगले राष्ट्रपति के लिए चुनाव नहीं जीत पाए थे। सीनियर जॉर्ज बुश 92 में जो है वो अगले कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं जीत पाए थे। तो अब उनके बाद, यानी कि सीनियर जॉर्ज बुश के बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कि अगले कार्यकाल के लिए चुनाव नहीं जीत पाए हैं। और वैसे अगर पिछले 100 साल की अगर बात करें तो पिछले 100 साल के दौरान 4 ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो अगले कार्यकाल के लिए नहीं चुने जा सके। तो ये भी आपको
ध्यान रखना है विद्यार्थियों, जो मैंने अतिरिक्त जानकारी दी है इस क्वेश्चन में, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ दिलाई है? तो राइट आंसर है यशवर्धन कुमार सिन्हा। विद्यार्थियों, यहां पर आपके जो इसमें सेकंड ऑप्शन जो दे रखा है, इनका नाम जो है बिमल जुल्का, बिमल जुल्का, विमल नहीं है, बिमल जुल्का। तो बिमल जुल्का के स्थान पर जो है अब ये यशवर्धन कुमार सिन्हा मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। तो विद्यार्थियों, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके बारे में भी आपको और जो है जानकारी रखनी है। विद्यार्थियों, 26 अगस्त 2020 को बिमल जुल्का जो है का कार्यकाल पूरा हो गया था। तो उसके बाद से ये पद जो है, यानी बिमल जुल्का का जब कार्यकाल पूरा हो गया तो ये सेवानिवृत्त हो गए। तो अब उसके बाद से, यानी कि 26 अगस्त 2020 के बाद से ये 2 महीने से भी ज़्यादा समय से मुख्य सूचना आयुक्त का पद जो है वो रिक्त था, यानी कि खाली था। तो अब जो है यशवर्धन कुमार सिन्हा को इस पद पर नियुक्त किया गया है। और विद्यार्थियों, आपको ये भी जो है जानकारी रखनी है कि यशवर्धन कुमार सिन्हा को जो है 1 जनवरी 2019 को सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया था। या यूँ कहें कि जो है यशवर्धन कुमार सिन्हा ने 1 जनवरी 2019 को सूचना आयुक्त का पद संभाला था और अब इन्हें जो है मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर भी ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। एक और बात आपको मैं बताऊं विद्यार्थियों, वो ये कि मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में इनका कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा। मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में इनका कार्यकाल, यानी यशवर्धन कुमार सिन्हा का कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा, क्योंकि इस समय इनकी आयु 62 वर्ष है। और विद्यार्थियों, क्योंकि मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए या 65 वर्ष 5 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक के लिए की जाती है। यानी कि 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, वो जो है इनकी सेवानिवृत्ति का समय होता है। यानी कि अगर 65 वर्ष की आयु पहले पूरी हो रही 5 साल पहले से ही, 5 साल पूरे होने से पहले से, तो 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। और अगर जो है नियुक्ति जो है हुई है तो उसमें 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो 5 वर्ष पूरे होने के बाद ही उनकी सेवानिवृत्ति हो जाएगी। जैसा कि अभी आपके इसमें आपने पढ़ा, यशवर्धन कुमार सिन्हा की जो इसमें आयु 62 वर्ष है, तो 62 वर्ष इनकी इस समय आयु है। अब क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, वो सेवानिवृत्ति की आयु सीमा होती है, वही जो है उनका कार्यकाल होता है। तो क्योंकि इनकी आयु इस समय 62 वर्ष है, तो अब जो है ये 65 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त हो जाएंगे, यानी 3 साल बाद ये जो है सेवानिवृत्त हो जाएंगे, क्योंकि 65 वर्ष पहले आ रहे हैं इसलिए। और अगर यशवर्धन कुमार सिन्हा की आयु इस समय नियुक्ति के समय जो है वो 60 वर्ष होती, तो ये 5 साल पूरा करने के बाद 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते। तो अब आपको ध्यान रखना है, मुख्य सूचना आयुक्त और जो सूचना आयुक्त होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु सीमा जब 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो वो होती है इसमें, ये ध्यान रखना आपको। और विद्यार्थियों, यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताऊं इसमें कि ये सेवानिवृत्ति आयु सीमा के बारे में तो मैंने बात बता दी, परंतु आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति जो है मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का चयन करती है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति के द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का चयन किया जाता है। और तो यहाँ पर ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और इस समिति, जैसा मैंने कहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति के द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों का जो है चयन किया जाता है इस समिति के द्वारा। तो इस समिति में प्रधानमंत्री के अलावा जो गृह मंत्री और जो है लोकसभा में विपक्ष का जो नेता है वो इसका सदस्य होता है। यानी 3 सदस्य हो गए, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता। तो ये 3 सदस्यों वाली समिति होती है जो कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का चयन करती है, ये ध्यान रखना आपको। और इस प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली इस समिति ने जो है यशवर्धन कुमार सिन्हा के अलावा जो है पत्रकार उदय माहुरकर और पूर्व श्रम सचिव
हीरालाल सामरिया, पूर्व उप नियंत्रक महालेखा परीक्षक सरोज पोहानी को जो सूचना आयुक्त के रूप में जो है नियुक्त करने को मंजूरी दी है। यानी कि नियुक्त करने को मंजूरी देने से मतलब है कि इनका जो चयन किया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति ने जो है मुख्य सूचना आयुक्त और 3 जो है सूचना आयुक्तों का चयन किया है, या यूँ कहें कि जो है इनका जो है मंजूरी दी है, इस पद पर नियुक्ति के लिए समिति ने मंजूरी दी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों। और यहाँ पर एक और बात, राष्ट्रपति ने जो है यशवर्धन कुमार सिन्हा को मुख्य सूचना आयुक्त और 3 जो है को जिनके नाम भी मैंने बोले हैं आपके, इसमें एक तो नाम जो मैंने बोला है कि उदय माहुरकर जो पत्रकार हैं इसमें, और एक नाम मैंने बोला है हीरालाल सामरिया, और एक नाम मैंने बोला है सरोज पोहानी। तो इन जो है 3 को, यानी कि एक तो जो है मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा को मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया है, और 3 जो है को सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया है राष्ट्रपति जी ने। तो अब विद्यार्थियों ये भी ध्यान रखना है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुख्य सूचना आयुक्त की जो है नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सूचना आयुक्त की जो है नियुक्ति कौन करता है, तो भी राष्ट्रपति। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि सूचना आयुक्त के जो है पदों की अगर बात करें तो 10 होते हैं विद्यार्थियों, 10 सूचना आयुक्त होते हैं और एक मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं। तो 10 जो सूचना आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति, और मुख्य सूचना आयुक्त की जो नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। चयन की बात करें या मंजूरी की बात करें तो मैंने अभी आपको बता दिया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो समिति होती है 3 सदस्यीय, वो जो है मुख्य सूचना आयुक्त तो अन्य मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की जो है का चयन करती है या उनके लिए मंजूरी देती है। तो मंजूरी तो जो है समिति देती है, परंतु नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। ये आपको विद्यार्थियों ध्यान रखना है। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताऊँ कि यशवर्धन कुमार सिन्हा को राष्ट्रपति ने जो है मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ भी दिलाई, और फिर उसके बाद मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा ने 3 जो है इन व्यक्तियों को सूचना आयुक्त के पद की शपथ दिलाई। तो अब विद्यार्थियों आपको यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखनी है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि मुख्य सूचना आयुक्त को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति, और सूचना आयुक्त को कौन दिलाता है शपथ, तो मुख्य सूचना आयुक्त। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जैसा कि मैंने बता दिया कि यशवर्धन कुमार सिन्हा को जो है राष्ट्रपति ने मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ दिलाई, और उसके बाद मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा ने 3 जो है इन व्यक्तियों को सूचना आयुक्त पद की शपथ दिलाई। तो ये शपथ वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। मंजूरी कौन देता है या चयन कौन करता है, ये ध्यान रखना है, और नियुक्ति कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है विद्यार्थियों यहाँ पर। और एक जो बात मैंने बता दी आपको वो ये कि सूचना आयुक्त की जो है कितनी जो है मतलब सूचना आयुक्त कितने होते हैं, तो 10 होते हैं। यानी कि एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्त होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों। तो जो भी मैंने इसमें अतिरिक्त आपको जानकारी दी है वो आपको ध्यान रखनी है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गवाह सुरक्षा योजना कब स्वीकृत की गई थी, जिसके तहत मौजूदा और पूर्व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मामलों के गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश निचली अदालतों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो राइट आंसर है 2016। यानी कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गवाह सुरक्षा योजना को स्वीकृति दी गई थी, और इसी के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है निचली अदालतों को निर्देश दिया है कि जो है पूर्व जनप्रतिनिधि और वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि हैं उनके खिलाफ जो मामले चल रहे हैं कोर्ट में, तो उनकी जो है खिलाफ जो गवाही देने वाले लोग हैं उनको जो है सुरक्षा सुनिश्चित, उनकी जो सुरक्षा सुनिश्चित करे निचली अदालत। यानी कि जो है वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे और किसी भी जनप्रतिनिधि के पद पर हो, तो ऐसे जनप्रतिनिधि जो वर्तमान में हैं पद पर नियुक्त और या जो है पहले रह चुके हैं जनप्रतिनिधि के रूप में, तो उनके खिलाफ जो कोर्ट में केस चल रहे हैं, तो उनके खिलाफ गवाही देने वालों को जो है कोर्ट सुरक्षा प्रदान करें, कोर्ट जो है उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करें।
ये जो निर्देश निचली अदालतों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, क्योंकि ऐसे जो प्रभावशाली लोगों के खिलाफ गवाही देना आसान नहीं होता है, इसलिए जो है उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने इन निचली अदालतों को। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये गवाह सुरक्षा योजना स्वीकृत की थी सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर आंदोलन चलाने के लिए बनाए गए गुपकर घोषणा पत्र गठबंधन में कुल कितने राजनीतिक दल शामिल हैं? तो राइट आंसर है 8। विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसमें जो आपके लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर, तो यानी कि अनुच्छेद 370 उसको वापस जो है लागू करने की मांग को लेकर ये जो संगठन बना है जो है जिसको नाम दिया है गुपकर घोषणा पत्र गठबंधन। तो इस गठबंधन में जो है कुल 8 राजनीतिक दल शामिल हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो है आपके पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये दो जो है बड़े राजनीतिक दल इसमें शामिल हैं जम्मू कश्मीर के। तो इनके अलावा जो है 6 और भी हैं, जो कि यानी कि टोटल जो है अगर बात करें तो राजनीतिक दल इसमें शामिल है 8। तो इसको नाम जो है गुपकर घोषणा पत्र गठबंधन नाम दिया गया है। विद्यार्थियों जो है ये गुपकर घोषणा पत्र गठबंधन नाम इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर के पूर्व जो है मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उनका जो निवास स्थान है वो जो है जिस मार्ग पर है उस मार्ग का नाम है गुपकार जो है मार्ग। तो उस गुपकार मार्ग के नाम पर ही इस जो है गठबंधन का नाम रख दिया गुपकार घोषणा पत्र गठबंधन। ये आपको ध्यान रखना है। तो जिस उद्देश्य को लेकर बना है वो है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर, या यूं कहें कि धारा 370 को वापस लागू कराने को लेकर ये जो है गठबंधन इन्होंने बनाया है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। किस भारतीय राजनयिक को प्रशासनिक एवं बजट संबंधी प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में सदस्य चुना गया है? तो राइट आंसर है विदिशा मैत्रा। अगला क्वेश्चन देखिए आप। किस अरब देश में गैर शादीशुदा जोड़ों को साथ रहने की इजाजत दी गई है तथा शराब पीने पर लगी पाबंदियों में ढील दी गई है? तो राइट आंसर है यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। विद्यार्थी यहाँ पर ये जो है डार्क नहीं किया हुआ है, लाल रूप में डार्क नहीं किया हुआ है, परंतु मैं राइट आंसर बोल देता हूँ यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। ये अरब कंट्री है। जैसा कि आप जानते हो इसमें ऑप्शन में जो नाम दे रखे हैं ओमान, ईरान, यमन, तो ये सब जो है अरब कंट्रीज हैं यानी अरब देश हैं। तो क्योंकि यहाँ पर जो है क्योंकि इस्लामिक देश हैं तो यहाँ पर शराब पीने पर जो पाबंदी रहती है। इसके अलावा ये जो है शादी के बिना जो है एक जोड़े के रूप में वहाँ पर रहने पर भी पाबंदी है। तो अब जो है यहाँ इस देश ने जो है अपने यहाँ जो है इस कानून में ढील दी है और गैर शादीशुदा जोड़ों को भी साथ रहने की परमिशन दी है। इसके अलावा शराब पीने पर लगी पाबंदियों में भी इन्होंने ढील दी है यूएई ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। तेल एवं गैस उत्पादक कंपनी कैर्न को राजस्थान में तेल ब्लॉक के लाइसेंस पर कितने महीने का एक और विस्तार दिया गया है? तो राइट आंसर है 3 महीने का। यानी कि इस कंपनी को जो है तेल ब्लॉक यानी कि तेल की खोज का जो है वो कार्य का विस्तार इसको 3 महीने का और दिया गया है ताकि इसको यहाँ पर ये कार्य करने में और जो है इसको मदद मिल सके, या यूँ कहें कि इसको कार्य विस्तार दिया गया है 3 महीने का इस कंपनी को। तो कंपनी का नाम आपको ध्यान रखना है। वैसे तो आपको याद है कि राजस्थान में तेल की जो है खोज का कार्य ये कंपनी करती है कैर्न, तो इसको जो 3 महीने का और जो है विस्तार दिया गया है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में हजीरा से घोंघा के बीच रोफैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया है। नाम जो है आपको ध्यान रखना है, रोफैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया है। हजीरा गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर है सूरत। विद्यार्थी थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है,
इसको आप सही रूप में पढ़ना। सूरत जो गुजरात का जिला है और गुजरात का बंदरगाह है, तो यहाँ पर सूरत में है ये हजीरा। और विद्यार्थी ये जो घोंगा दे रखा है, इसमें बिंदी लगी हुई है घोंगा, तो ये घोंगा है ये गुजरात के भावनगर में आता है। हजीरा ये तो जो है सूरत जिले में आता है। और ये जो है नाम जो दूसरा दे रखा है घोंगा, तो ये जो है भावनगर में आता है। तो हजीरा से घोंगा के बीच रोफैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यानी कि ये जो रोफैक्स जो है फेरी सेवा से मतलब है कि इन दोनों स्थानों के बीच जो है समुद्री मार्ग से जो है यात्रियों का आना जाना होगा। ये जो है सेवा रोफैक्स फेरी सेवा है, इसको इस रूप में नाम दिया गया है। तो हजीरा और घोंगा के बीच ये समुद्री यात्रा यात्रियों के द्वारा की जाएगी। परंतु विद्यार्थियों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हजीरा से घोंगा के बीच की जो सड़क मार्ग की अगर दूरी की बात करें तो 375 किलोमीटर की पड़ती है। हजीरा से घोंगा के बीच की जो दूरी है सड़क मार्ग की वो 375 किलोमीटर की है। परंतु इस जो है रोफैक्स फेरी सेवा के शुरू होने से अब इन दोनों स्थानों के बीच की जो है दूरी 90 किलोमीटर की रह जाएगी। यानी कि समुद्र यात्रा जो होगी तो वो 90 किलोमीटर की होगी हजीरा और घोंगा के बीच की। तो इससे जो है यहाँ पर लोगों को जो है समय कम लगेगा और ये दूरी घटने की वजह से उनको जो है समय भी कम लगेगा, पैसा भी कम लगेगा और यहाँ पर इनको इस तरह से यात्रियों को सुविधा होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें जो मैंने दूरी बताई है वो भी आपको ध्यान रखना है। और इन जो हजीरा और घोंगा की जो जिलों का आपको ध्यान रखना है कि कौन से जिले में हजीरा आता है, कौन से जिले में घोंगा आता है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। जापान के सम्राट नारुहितो ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया है? तो राइट आंसर है फूमिहितो। विद्यार्थियों ये फूमिहितो जो है नारुहितो के छोटे भाई हैं। तो अपने छोटे भाई को फूमिहितो को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी यानी कि युवराज बनाया है। और विद्यार्थी इसमें जो एक ऑप्शन में लिखा है अकीहितो, तो ये अकीहितो पहले जो है जापान के सम्राट रहे हैं और अकीहितो ने अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र नारुहितो को बनाया था। और नारुहितो ने अब जो है अपने छोटे भाई फूमिहितो को बनाया है। और इसमें जो एक नाम जो दे रखा है हिसाहितो, तो ये हिसाहितो नारुहितो के पुत्र हैं। नारुहितो के भाई हैं फूमिहितो और नारुहितो के पुत्र हैं जो है हिसाहितो। तो इन्होंने जो है अपने भाई को उत्तराधिकारी बनाया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और विद्यार्थियों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।